सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि मेरा वेट कितना है तो आप कहोगे गुरुजी आपका वेट वैसे तो पता नहीं है, लेकिन लगने से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप 60 किलो के होंगे। अंदाज से आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो शरीर है 60 किलो का होगा आपका वेट। फिर कोई कहेगा नहीं नहीं गुरुजी थोड़ा सा हल्का सा ही लग रहा है, तो हो सकता है आप 58 किलो के हो। कोई कहेगा नहीं गुरुजी शरीर थोड़ा लंबाई का तो है, तो मुझे तो लग रहा है कि आप कम से कम 62 किलो के हो। तो मैंने आपसे मेरा वेट पूछा और वेट के अलग अलग प्रकार के आंसर आए। किसी ने मेरा वेट बोला 62 किलो, किसी ने बोला 60 किलो, किसी ने बोला 58 किलो। क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपने मेरा ये वेट बोला है? ये मेरा वेट नहीं है, कोई सा भी सही नहीं है। मेरा जो वेट है वो है, यदि मैं कोई कहे कि आप 62 किलो के हो तो मेरा वेट है 620 न्यूटन का। आप कहोगे ये क्या? यदि कोई बच्चा कहता है कि मैं 60 किलो का हूं, यदि वो सही है तो मेरा वेट होगा 600 न्यूटन का। और यदि कोई कहता है कि मैं 58 किलो का हूं, माना मैं 58 किलो का ही हूं, तो मेरा वेट होगा 580 न्यूटन का। ये जो आपने बोला है कि मैं 62 किलो का हूं, 60 किलो का हूं, 58 किलो का हूं, ये मेरा वेट नहीं है, ये मेरा द्रव्यमान है, मास है। तो दैनिक जीवन के अंदर हम द्रव्यमान और भार का मतलब वेट, इनमें ही अंतर नहीं जानते और इसीलिए सवाल भी गलत हो जाते हैं। आखिरकार क्या होता है द्रव्यमान, क्या होता है वेट, क्या होती है जहां पर वेट होता ही नहीं, अर्थात भारहीनता क्या होती है, भारहीनता में कौन कौन सी घटनाएं होती है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम यहां पर जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो द्रव्यमान और वेट में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? दैनिक जीवन में भार शब्द कम बोलते हैं पर वेट बोलते हैं, जबकि हिंदी के अंदर शब्द जो होता है वो भार होता है। तो कई बार ऐसी आदत भी होती है मगर ये अपन कभी भी समय नहीं बोलते, कितना समय हो गया, आदत ही होती क्या टाइम हो गया। तो कई शब्दों को तो अपन अंग्रेजी में ही बोलने की अपन को आदत पड़ गई है। तो ऐसे अपन वेट न बोलकर क्या बोल देते हैं, भार बोलते हैं, जबकि वेट तो अंग्रेजी का वर्ड है, हिंदी में भार। तो द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान को बोलते हैं मास और भार को बोलते हैं वेट। अब आपको मैं बताऊं, यहां पर एक मैं सारणी बताऊं, इससे आपके हमेशा के द्रव्यमान और भार में अंतर हमेशा के लिए आपके क्लियर हो जाएंगे। इधर मैंने लिख दिया द्रव्यमान, इधर लिख दिया मैंने भार। द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास बोलते हैं, MASS मास, और भार जो होता है उसको अंग्रेजी में वेट कहते हैं। इसलिए द्रव्यमान को M से दर्शाया जाता है और वेट जो होता है उसको W से दर्शाया जाता है। ये तो इनके सिंबल है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो भार होता है और ये जो द्रव्यमान है, इनमें फर्क क्या है? तो पहला फर्क तो इनकी परिभाषा से आता है। हमारा जो शरीर है ये किससे मिलकर बना हुआ है? दुनिया में प्रत्येक चीज किससे मिलकर बनी हुई है? तो आप कहोगे पदार्थ से। और पदार्थ की 3 अवस्थाएं अपन मोटे तौर पर जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। वैसे तो पदार्थ की 4थी अवस्था प्लाज्मा, 5वीं अवस्था बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, लेकिन जो अनुभव होती है हमको, जिसको कि अपन महसूस कर सकते हैं, 3 अवस्था जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और इससे दुनिया की सब चीज बनी हुई है, अपना शरीर भी इनसे बना हुआ है, ठोस, द्रव, गैस से। और हमारे शरीर के अंदर ये जो ठोस, द्रव, गैस की जो मात्रा है वही हमारा द्रव्यमान है। ये जो पदार्थ का पर्यायवाची होता है द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। और ये जो हमारे शरीर के अंदर जो भी द्रव्य है, अर्थात द्रव्य में तीनों चीजें आ गई, ठोस, द्रव, गैस, उसकी मात्रा को बोलते हैं द्रव्यमान। नाम इसका देखो, द्रव्यमान, द्रव्य का मान। तो शरीर में या वस्तु में द्रव्य की मात्रा, मैं बोल रहा हूं द्रव्य में याद रखना तीनों बातें आती है, ठोस, द्रव, लिक्विड और गैस। तो द्रव्य की मात्रा, जो भी द्रव्य की मात्रा है उसको अपन क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। नाम है द्रव्यमान, द्रव्य का मान, द्रव्य की मात्रा। जबकि भार क्या होता है? हम जिस भी ग्रह पर है, जैसे अभी अपन कहां पर है? धरती पर है, तो हमको कोई भी जिस ग्रह पर है वो ग्रह कितने बल से हमको अपनी ओर आकर्षित करता है, धरती ने हमको कितने गुरुत्वीय बल से अपने ओर आकर्षित कर रखा है, वही हमारा क्या होता है? भार होता है। तो भार एक क्या होता है? ग्रह का आकर्षण बल। यहां लिख रहा हूं मैं, ग्रह का आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ एनी प्लेनेट दैट इज कॉल्ड वेट। ग्रह का आकर्षण बल जो होता है ये भार कहलाता है।
अब बल का सूत्र आप जानते हो F बराबर m ए। मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया था मास से बल मिलता है F बराबर m ए। तो देखो जैसे बल का सूत्र होता है F बराबर m ए, तो ऐसे कैसे बताओ धरती जो है उस पर गुरुत्वीय त्वरण की बात करें, धरती अपन को जी गुरुत्वीय त्वरण, तो ए की जगह जी, और ये जो है धरती ने जितने बल से हमको खींचा यही हमारा क्या कहलाता है भार, इसलिए भार का सूत्र हो गया W बराबर mg। और परिभाषा हो गई ग्रह का आकर्षण बल F बराबर m ए, तो बल में m ए की जगह g कर दिया, तो भार का सूत्र होता है mg। तो द्रव्यमान केवल m है और भार में आप देखिएगा m के साथ क्या है, g है। तो द्रव्यमान में केवल m होता है और भार में m के साथ क्या होता है, g होता है। इसका मतलब फर्क ये आ गया कि द्रव्यमान जो है उसको g से गुणा करने पर फिर आपका भार निकलता है। द्रव्यमान को चाहो तो आप बड़ा m मान लो या छोटा m मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहो तो आप बड़ा m मान सकते हो, छोटा m, द्रव्यमान के दोनों सिंबल ही सही है, बड़ा m भी सही है और छोटा m भी सही है। तो यहां पर जो बात आती है कि हमारे शरीर में दुनिया में जो भी चीज है उसमें द्रव्य की मात्रा जो तो कहलाती है द्रव्यमान, और ग्रह का आकर्षण बल क्या कहलाता है, भार। अगली बात यह है जी पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान जी पर निर्भर नहीं करता है। जबकि आप सोचो ये जो भार है इसमें जी आ रहा है, तो ये जी पर निर्भर करता है। अगला फर्क, तो यहां पर फर्क ये आया कि ये जी पर निर्भर करता है जबकि जी पर निर्भर नहीं करता। अगली बात इसका मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक हम जानते हैं, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, ये सब द्रव्यमान की मात्रक है। द्रव्यमान का किलोग्राम SI MKS पद्धति में मात्रक है, CGS में ग्राम और FPS में पाउंड। जबकि आप सोचो भार क्या है, एक बल है, और भार एक बल है, याद रखें भार क्या है, ग्रह का आकर्षण बल, और बल होने के कारण इसमें लगाएंगे बल तेरे मात्रक। तो बताइए भार के मात्रक, भार तेरे मात्रक देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तेरे मात्रक तो बल के जैसे होंगे। बताओ SI पद्धति में, CGS में और FPS में। SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, तो भार का मात्रक भी न्यूटन। CGS में क्या होता है, डाइन, और FPS में होता है पाउंडल, पौंड नहीं पाउंडल। तो हमेशा भार के जो मात्रक होते हैं बल के समान, न्यूटन, डाइन, पाउंडल, तो भार के मात्रक आगे मैं लिख दूं बल के समान होते हैं। अच्छा, आप कहोगे गुरुजी अगला क्या फर्क है द्रव्यमान और भार में। ये जो द्रव्यमान है ये कभी जीरो नहीं होता है, द्रव्यमान जो है ये कभी भी जीरो नहीं होता है। आपको याद रखना है कि ये द्रव्यमान अशून्य राशि है। यदि दुनिया में कोई छोटा से छोटा भी लेना, आप सोचो परमाणु में नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने छोटे हैं, उनका भी द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान कभी जीरो नहीं होता। तो द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होता यदि कोई दुनिया में, तो कभी शून्य, द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होता है। जबकि जो भार है ये शून्य हो सकता है, क्योंकि आप सोचो भार का सूत्र क्या होता है, W बराबर mg, जहां पर g जीरो हो जाता है या भारहीनता होती है। तो अभी आगे आ रहा है भारहीनता क्या है, भारहीनता कैसे उत्पन्न होती है, जो आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। लेकिन याद रखें कि जहां पर भारहीनता होगी वहां पर भार का मान क्या होता है, जीरो। तो भारहीनता होने पर, भारहीनता होने पर, अब ये भारहीनता क्या है ये पूरा डिटेल में टॉपिक अभी आगे मैं ले रहा हूं, लेकिन भारहीनता होने पर भार का मान जीरो हो जाता है, अर्थात वेट जीरो हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान कभी जीरो नहीं होता है। अर्थात द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होता, अशून्य राशि है ये। जो शून्य नहीं है तो कैसी राशि है ये, अशून्य। जबकि ये कैसी राशि है बोलो, ये राशि शून्य हो सकती है। तो भारहीनता होने पर भार शून्य हो जाता है, तो भार शून्य हो भी सकता है लेकिन द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होता। आप कहोगे गुरुजी और फर्क यदि आप बता दो तो बढ़िया बात है। ये जो द्रव्यमान है ये अपरिवर्तनीय, कभी नहीं बदलता है द्रव्यमान। आप चाहे यहां हो, चाहे अपन चंद्रमा पर चल जाए या पहाड़ पर चल जाए या कोयले की खान में चल जाए, तुम्हारे मन में आ चल जाना, आपका द्रव्यमान तो वही रहेगा। अरे शरीर में हड्डी, खून, जो भी पानी, वो तो उतना ही रहेगा ना, और ये द्रव की मात्रा तो उतनी रहेगी। ये तो है नहीं कि चंद्रमा पर जाने पर हड्डी कोई मोटी हो जाए, पतली हो जाए, हड्डी तो वही रहेगी शरीर में, हड्डी की मात्रा तो वही रहनी है ना, हड्डी कोई बढ़ेगी घटेगी थोड़ी। तो ये जो है द्रव्यमान ये अपरिवर्तनीय है, द्रव्यमान अपरिवर्तनीय है, जबकि जो भार है ये परिवर्तित राशि है। अब आप कहोगे भार परिवर्तित राशि क्यों है, परिवर्तित राशि इसलिए है बच्चे लालो क्योंकि भार में कौन बैठा है, जी, और जब जब गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा, क्यों भार का सूत्र होता है W बराबर mg, जब जब g बदलेगा तब तब भार बदलेगा। तो g के कारण भार कैसी राशि है बच्चे लालो,
परिवर्तित राशि है और गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान गुरुत्वाकर्षण वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया था, धरती से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है गुरुत्वीय त्वरण का, धरती से गहराई पर जाने पर भी जी का मान घटता है। तो यदि अपन धरती पर ही बात करें ऊपर नीचे, तो आई आपका जी बदल जाता है, जी बदल जाएगा तो आपका बाहर में बदल जाएगा। जैसे अभी मैं यहां पर खड़ा हूं, तो यहां पर मेरा भार अभी ज्यादा आएगा क्योंकि यहां पर जी का मान 9.8 या 10 है। लेकिन यदि मेरे जज ये है कि मैं तो पहाड़ पर चल जाऊं, तो पहाड़ पर जैसे मैं चल जाऊंगा तो जी का मान घटेगा और जी का मान घटते ही भार भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए कहते हैं कि भार परिवर्तित राशि है, जबकि द्रव्यमान जो है वो कैसी राशि है, अपरिवर्तित राशि है। अगला जो फर्क है, ये द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती, तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि है, जबकि भार एक बल है और इसलिए बताओ ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। और भार की दिशा हमेशा जिस भी ग्रह पर है उसके केंद्र की ओर होती है। यही कारण है कि गुरुत्वाकर्षण वाले वीडियो में मैंने समझाया था, अपन चलते हुए अपनी भुजाओं को हिलाते हैं। एक व्यक्ति चलते हुए अपनी भुजाओं को इनको क्यों हिलाता है भाई, क्यों हिलाता है, ताकि जैसे ही वो एक जगह से दूसरी जगह मार्च करे, एक जगह से जब व्यक्ति दूसरी जगह चलता है, मार्च करता है, तो यौ से यौ चलता है, तो चलने पर क्या होगा, ये धरती है, ये धरती का केंद्र और ये व्यक्ति है, यहां से यहां पर आ रहा है। तो बताओ लगातार इस पर गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा बदल रही नहीं बदल रही, यो फिर आगे बढ़ गया तो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा, और लगातार ये गुरुत्वाकर्षण बल, मैं भी यहां से यहां पर जा रहा हूं तो धरती का ये गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। और गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करने के लिए मुझे यहां पर अपनी भुजाओं को हिलाना पड़ता है। तो याद रखें कि कोई भी व्यक्ति अपन चलते हैं तो अपन चलते तो यूं नहीं चलते, यूं आराम से हिलाते हुए चलते हैं, मस्त यूं चिपका के नहीं चलते। अब ऐसे नहीं चिपका के नहीं चल सकते, चिपका के भी चल सकते हो, लेकिन थोड़ी देर जाने पर ही आप कहोगे गुरुजी हिलाने की मन में आ रही है। हिलाने की मन में इसलिए आ रही है क्योंकि आपका शरीर यदि आप हाथों को चिपका के चलोगे तो भार की दिशा बदलने के कारण असंतुलन में आएगा, और यदि हमारा शरीर असंतुलन में आता है तो ऐसी स्थिति में उस असहज स्थिति से निकलने के लिए हमको शरीर में कुछ ना कुछ संतुलन खुद को करना पड़ता है, और हमारा शरीर जो है उसमें अपन भुजाओं को हिलाकर उस भार की दिशा को अपन क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। असंतुलन में अपन ऐसे चलेंगे तो आपको असंतुलन में हो सकता है आप गिर जाओ, चक्कर आ जाए आपको, तो चल तो सकते हैं ऐसे हाथों को चल के, लेकिन भार की दिशा बदल रही है तो आप पर बॉडी पर लगातार आप पर भार की दिशा बदलने के कारण बॉडी में असंतुलन आएगा, और ऐसे चलने पर हो सकता है चक्कर आ जाए, गिर जाए और वहां पर दिक्कत हो सकती है। और अपन भुजाओं को आराम से ऐसे हिला के चल रहे हैं तो आराम से लटकती हुई चल रही है बढ़िया, और भार क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। तो याद रखना भार की एक दिशा होती है, भार कैसी राशि है, सदिश, जबकि द्रव्यमान जो है वो कैसी राशि है, अदिश राशि। इसके बाद में अगला जो फर्क यदि मैं बताऊं द्रव्यमान और भार में, यदि द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को अपन किससे तोलते हैं, आपसे कोई कह दे कि अपन कितने किलो के, तो अपन खाई पे जाके खड़े होते हैं, ताकड़ी तराजू, ये ताकड़ी तराजू से तो तोलते हैं। जैसे गोभी 2 किलो है, बैंगन 4 किलो, ये अपन खड़े हो जाते हैं किसी ताकड़ी तराजू पे कि हम तो 60 किलो। तो अपन जो भी द्रव्यमान तोलते हैं ये तोलते हैं भौतिक और रासायनिक तुला से। तो यहां पे लिख रहा हूं द्रव्यमान, द्रव्यमान को भौतिक एवं रासायनिक तुला से ज्ञात करते हैं, भौतिक और रासायनिक तुला से ज्ञात करते हैं, किसको, द्रव्यमान को। जबकि भार के लिए विशेष प्रकार की तुला काम में ली जाती है जिन्हें बोलते हैं स्प्रिंग तुला। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं भार को स्प्रिंग तुला या कमानीदार तुला, स्प्रिंग का मतलब कमानी, अंग्रेजी का वर्ड है स्प्रिंग, हिंदी में कमानी बोलते हैं, स्प्रिंग तुला या कमानीदार तुला से ज्ञात करते हैं। तो भार को स्प्रिंग तुला से ज्ञात करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। तो याद रखें द्रव्यमान सिंपल एम होता है और द्रव्यमान एम है और उसका मात्रा किलोग्राम होता है, इसलिए कोई भी न्यूमेरिकल याद रखना बच्चे लाओ, जिनमें न्यूमेरिकल में आपके किलोग्राम ग्राम लिख रखे हैं इसका मतलब वो द्रव्यमान है, एम बराबर। और जिन भी क्वेश्चनों के अंदर यदि आपके किसी भी क्वेश्चन में लिख रखा है जैसे 500 न्यूटन, तो न्यूटन लिखते ही फिर वो क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा कि पिंड का 500 न्यूटन। अब 500 न्यूटन जो है कि द्रव्यमान नहीं हो सकता, कि न्यूटन जो है वो बताओ किस में आएगा, भार में आएगा। तो जहां पर आपके न्यूटन टाइम पाउंड लिख रखे हैं समझ जाना वो भार है, और जहां पर पिंड की मात्रा में आपके किलोग्राम ग्राम लिख रखे हैं तो वो क्या है, द्रव्यमान है। आगे बात समझ में, तो ये आपके द्रव्यमान और भार में अंतर है। तो कभी भी आपसे कोई कहे
कि आपका द्रव्यमान कितना है। अब द्रव्यमान तो सबको याद है, जैसे मैं मेरा बताऊं, अब मैं मेरा बता देता हूं डायरेक्ट, क्योंकि आप भी कहोगे गुरुजी हमने तो शुरुआत में अंदाज तो लगाया, लेकिन आप जरा बता ही दो तो बढ़िया बात है। तो मेरा है, अभी मैंने एक आध दिन पहले तुला था मेरे घर पे, एक आध दिन पहले मैंने तुला था, तो मैं हूं 62 किलो का। आप कहोगे गुरुजी 62 किलो के हो, तो ये मेरा द्रव्यमान है, m बराबर 62 किलो, ये मेरा द्रव्यमान है। अर्थात मेरे शरीर के अंदर जो भी ठोस द्रव गैस ये मिला के 62 किलो है। अब कोई कहे गुरुजी आपका भार तो हम खुद ही निकाल लेंगे, क्योंकि हम तो जानते हैं लगाना, W बराबर mg। गुरुजी बताओ कितने किलो के, गुरुजी का द्रव्यमान बोलो कितना, 62, और g का मान मैं धरती पे ही हूं। अरे अपन धरती पे ही तो है सभी, और कहां पर है, तो धरती पर g का मान 9.8, जिसको कैलकुलेशन में 10 मान लेते हैं, 9.8 या 10 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, तो g का मान 10, तो बताओ ये हो जाएगा 620। और बताओ भार का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, तो मेरा भार 620 न्यूटन है। मतलब धरती ने 620 न्यूटन का बल केवल मुझको रोकने के लिए लगा रखा है, नहीं तो यदि नहीं लगाए तो मैं उठ जाऊं, और उठ जाऊं तो फिर पढ़ाए कौन आपको। इसलिए धरती ने 620 न्यूटन का बल तो केवल मुझको रोकने के लिए लगा रखा है, ताकि आप यहां पर रुके रहो और बच्चों को पढ़ाते रहो। तो इसलिए 620 न्यूटन का बल जो है धरती का केवल मेरे लिए लग रखा है, और जितने बल से धरती ने मुझको अपनी ओर खींच रखा है यही मेरा भार है। तो कभी भी आपको कोई भी भार पूछे, तो आप अपने द्रव्यमान को किससे गुणा कर लेना, जी से। अब आप कभी भी हॉस्पिटल में भी जाओ और आपसे कोई कहे कि आपका वेट कितना है, तो आपको क्या करना है, आपको द्रव्यमान तो पता रहता ही अपना, और उसको आप 10 से गुणा कर लेना। जैसे कोई कहे कि मैं 55 किलो का हूं, तो बताओ 55 को 10 से गुणा करेंगे तो बताओ उसका वेट कितना आएगा, 550 न्यूटन। तो उसको डायरेक्ट बोलना 550 न्यूटन। अब वो एकदम चौंकेगा कि क्या बोल गया 550 न्यूटन, तो उसने कहना तू भी तो सही नहीं बोला, तुझे वेट नहीं बोलना चाहिए, तुझे बोलना चाहिए मेरा मास कितना है, मेरा द्रव्यमान कितना है। यदि मास या द्रव्यमान तू कहता तो मैं बिल्कुल सही बताता कि मैं 55 किलो का हूं, लेकिन तूने मास या द्रव्यमान नहीं पूछा, तूने तो मेरा वेट या भार पूछा है, और वेट और भार पूछने के लिए मुझे सूत्र लगाना पड़ा दिमाग में, और W बराबर mg में चूंकि मेरा द्रव्यमान है 55 किलो का, और g का मतलब 10 होता है, और गुणा करने पर 550 न्यूटन, तो मैं तो कहीं भी गलत नहीं बोला। तो कभी भी आपसे कोई वेट पूछता है तो आप अपने द्रव्यमान को जी से गुणा करना, और यदि आपसे कोई सिंपल आपका द्रव्यमान ही पूछता है या आपका कोई मास पूछता है, तो आपको फिर आप किलोग्राम में बोलना है। तो किलोग्राम में जो भी चीज बोल रहे हैं वो आपकी द्रव्यमान है, मास है। और यदि आपको भार बोलना है तो भार के लिए तो आपके अपने द्रव्यमान को किससे गुणा करने पड़ेगा, जी से, अर्थात 9.8 या 10 से। कैलकुलेशन में मोटे तौर पर 10 मान लेते हैं, समझ में आ गई। तो कभी भी आपको ये दोनों शब्द जो है ये कंफ्यूज अब नहीं करेंगे, द्रव्यमान और भार। तो द्रव्य की मात्रा द्रव्यमान है, और किसी भी ग्रह का आकर्षण बल जो है ये आपका भार कहलाता है। अब यहीं पर एक बात आती है, और वो शब्द है उसका नाम है भारहीनता। जरा क्या है भारहीनता, जरा समझने की कोशिश करिएगा। तो यहां पर मैं हेडिंग डाल रहा हूं भारहीनता। भारहीनता, वेटलेसनेस, वेटलेसनेस, तेरा नाम भारहीनता। अपने हिंदी में तो सीधा फटकार मारते हैं भारहीनता, अंग्रेजी में बोलते हैं वेटलेसनेस। क्या होती है भारहीनता, आप सोचो। भारहीनता वो चीज होती है जहां पर भार ही नहीं होता, जहां पर किसी का भार ही नहीं है, वो क्या स्थिति होती है, भारहीनता की स्थिति। अब भारहीनता नहीं हो, भारहीनता मतलब जहां भार नहीं हो, मतलब जहां पर भार शून्य हो, भार शून्य हो, शून्य का मतलब 0 हो, उसे अपन बोलते हैं भारहीनता। अब जो है भार का सूत्र भी आप जानते हो गुरुजी, भार का सूत्र क्या होता है, W बराबर mg। याद रखना बच्चों, ये भारहीनता 3 तरह से उत्पन्न होती है। भारहीनता कितने तरह से उत्पन्न होती है, 3 तरह से। क्या होती है भारहीनता, कैसे उत्पन्न होती है, क्या क्या इसकी घटना है, जरा सुनिएगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, भार का सूत्र होता है, ये भार को वेट बोलते हैं, भार का सूत्र W बराबर mg, अभी पढ़ा है। अब द्रव्यमान तो कभी 0 हो नहीं सकता, अब 0 कौन होगा, जी। तो जब जब जी 0 हो जाए, जब जब जी 0 हो जाए, जी 0 हो जाए तो भार भी 0 हो जाए। तो पहली स्थिति भारहीनता की कब होगी, जब जी 0 हो, जब जी 0 हो। अब जी 0 कहां होता है, पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी बराबर 0, और जी बराबर 0 है तो बताओ भार W बराबर mg करोगे तो m गुणा 0 बराबर कितना आएगा, 0। ऐसे ही पृथ्वी के केंद्र के अलावा अनंत पर, अभी मैंने बताया था कि धरती से ऊपर जाने पर जी घटता है, अंदर जाने पर अर्थात गहराई में जाने पर भी जी घटता है।
तो गहराई में तो धरती के केंद्र पर जी का मान 0 होता है और ऊपर जाने पर अनंत पर, क्योंकि निश्चित दिशा अभी तक ढूंढे नहीं, निश्चित दूरी ढूंढे नहीं है, तो अनंत पर जी का मान 0 होता है। तो सेकंड मैं बोल रहा हूं अनंत पर, अनंत पर भी जी बराबर 0 और जी बराबर 0 है, तो बताओ बाहर क्या आएगा 0। या यदि खुद का गुरुत्वाकर्षण नहीं है, यदि किसी का खुद का गुरुत्वाकर्षण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण किसका कम होता है? गुरुत्वाकर्षण उनका कम होता है जिनका द्रव्यमान कम है। हमारा गुरुत्वाकर्षण तो है, लेकिन अपन क्या एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्या? कोई अगल बगल में बैठा है तो क्या खींच के आता है कि तू तो मुझे खींच रहा है? लेकिन अपन उछलते हैं तो धरती तो खींच लेती है ना। उसका कारण क्या है कि हमारा ज्यादा गुरुत्वाकर्षण नहीं है, धरती का गुरुत्वाकर्षण इसलिए ज्यादा है क्योंकि धरती एक बड़ा पिंड है जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, और द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण इन आकाशीय पिंडों का, धरती, सूरज, चंद्रमा, इनका गुरुत्वाकर्षण होता है। तो लेकिन यदि कोई छोटा द्रव्यमान है तो जिसका कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वहां पर ही भारीनता होती है। वो यदि बात करें कृत्रिम उपग्रह में, कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं, दो तरह के उपग्रह होते हैं बच्चे लालू, एक होता है प्राकृतिक उपग्रह, एक होता है कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं? जो प्रकृति ने बनाए, जैसे धरती का प्राकृतिक उपग्रह एकमात्र चंद्रमा है, बस चंद्रमा धरती के चारों ओर चक्कर काट रहा है। लेकिन कृत्रिम उपग्रह जो अपन धरती से छोड़ते हैं, आए दिन प्रत्येक देश कोई न कोई छोड़ता रहता है, तो ये जो कृत्रिम उपग्रह है इनका द्रव्यमान ज्यादा नहीं होता है, और ज्यादा नहीं होने के कारण, इनका खुद का बड़ा गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण, इन कृत्रिम उपग्रहों में भी बताओ कौन सी स्थिति होती है? भारीनता की स्थिति होती है। तो भारीनता की स्थिति की पहली कंडीशन मैंने बताई, जब जी का मान क्या हो? 0, जी बराबर 0। और जी 0 कहां होता है? पृथ्वी के केंद्र पर, अनंत पर और कृत्रिम उपग्रह में। अब आप कहोगे गुरुजी और कब होती है भारीनता? भारीनता भले ही जी 0 नहीं है तो अभी भारीनता हो सकती है। आप कहोगे कैसे? तो आप या तो भारीनता महसूस करने के लिए या तो पृथ्वी के केंद्र में जाओ, या फिर अनंत पे जाओ, या कृत्रिम उपग्रह में जाओ। अब आप कहेंगे गुरुजी हम तीनों जगह नहीं जा सकते। कौन जाएगा भाई? धरती के अंदर कौन घुसेगा? ये धरती के केंद्र में कौन घुसेगा? कहां टाइम है इतना? और कोई अनंत पर कैसे जी आएगा? और कृत्रिम उपग्रह में भी अपन कौन लेके जाएगा? अपन कहां जाने वाले हैं? तो हम भारीनता यदि धरती पर ही महसूस करना चाहें तो कैसे महसूस करेंगे? तो अब आपको मैं बता रहा हूं कि हम धरती पर भी भारीनता महसूस कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं जरा सुनो। उसकी ये सेकंड स्थिति मैं यहां पर बता रहा हूं कि सेकंड स्थिति भारीनता की कौन सी होती है। तो 3 तरह से भारीनता उत्पन्न होती है कि जब प्रतिक्रिया बल नहीं हो। अभी अपन ने जमीन पर क्या कर रखी? क्रिया बल। और क्रिया बल क्या है? अपना एक तरह से भार। अपन ने जमीन पर एक बल डाल रखा है, क्रिया बल। जमीन ने अपन को जितने बल से खींच रखा है क्रिया बल। और क्रिया बल का क्या हो रहा है? सतह से क्या हो रहा है? प्रतिक्रिया बल। ये प्रतिक्रिया बल हमको हमारे शरीर का भार महसूस करा रही है। हमको लग रहा है ना हमारा अभी शरीर है कुछ न कुछ, तो महसूस कर रहा है क्योंकि अपन ने क्रिया बल लग रखा है, अर्थात जमीन हम अपने और खींच रखा है। तो क्रिया बल, और क्रिया बल का सतह के द्वारा क्या हो रहा है? प्रतिक्रिया बल। अब आपको कोई कहे कि आप नीचे जमीन को हटा दें, तो जमीन को हटा दें, तो बताओ अब आपको कोई महसूस कराने वाला प्रतिक्रिया बल है क्या? अरे कोई महसूस कराने वाला है क्या? और जब आप कोई महसूस कराने वाला नहीं है तो आपको कोई महसूस होगा ही नहीं। महसूस तो तभी होगा जब कोई महसूस कराने वाला हो, अर्थात कोई प्रतिक्रिया बल हो। तो यदि प्रतिक्रिया बल नहीं है तो अभी भारीनता, भार जो है वो महसूस नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में हम भारीनता में आ जाएंगे। अर्थात भार को महसूस करने के लिए प्रतिक्रिया बल होना चाहिए, लेकिन यदि प्रतिक्रिया बल नहीं है तो हमको कभी भी भार महसूस नहीं होगा, और हम कौन सी स्थिति में आ जाएंगे? भारीनता में। तो पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं जब प्रतिक्रिया बल शून्य हो, जब प्रतिक्रिया बल शून्य हो तो अभी हमको भारीनता महसूस होती है, हमको हमारा भार शून्य महसूस होता है। भार शून्य का मतलब भारीनता ही होती है। भार शून्य का मतलब क्या होता है? भारीनता। तो जब प्रतिक्रिया बल शून्य हो तो भारीनता महसूस होती है। अब आप कहोगे कैसे? यदि अपन की धरती पर भारीनता महसूस करना चाहें तो आप यदि किसी ऊंचाई से कूदते हैं, अपन किसी ऊंचाई पर चले गए, सेफ ऊंचाई पर गए, ऐसे नहीं कोई ऐसी ऊंचाई पर जाके कूद पड़े, टांगड़े टूट जाए, हाथ टूट जाए, ऐसे नहीं, कोई थोड़ी सी हल्की सी ऊंचाई पर जहां से कूदने से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। तो बताइए जब किसी ऊंचाई से यदि हम कूदते हैं तो बताओ अब आपको कोई रोकने वाला है क्या? ये आप जब ऊपर से नीचे कूदोगे तो कोई रोकने वाला है क्या? तो कोई रोकने वाला नहीं। वायु है जो बेचारी, वायु क्या आपको उत्प्लावकता कितना सा रोकेगी? कुछ नहीं, तो कोई रोकने वाला नहीं है। तो जब तक आप कूदोगे तब तक आप पर कोई प्रतिक्रिया बल नहीं लग रहा, और कूदते जब तक आप ऊपर से नीचे आओगे तब तक आपको अपना बिल्कुल भी भार महसूस नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि धरती पर भी अपन भारीनता महसूस कर सकते हैं। उसके लिए तरीका क्या है कि जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है, ऊपर से कोई नीचे चीज गिर रही है, जैसे ये यहां पर गिर रहा है, तो ये गिरते समय ये भारीनता होगा यहां से यहां तक, ये गिरते समय। तो यदि अपन ऊंचाई से गिर रहे हैं
तो ऊंचाई से जब गिरते अपन ऊपर से नीचे जब तक आएंगे ना, तब तक अपन को अपना भार महसूस नहीं होगा। इसलिए यहां पर एक क्वेश्चन भी पढ़ा कि यदि कोई चोर, यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर देना, ये यहां पर एक कोई मकान है और ये चोर 50 किलोग्राम का कोई संदूक है 50 किलोग्राम का, और इसको लेके कूदता है, क्योंकि पीछे साहूकार आ गया कामड़ी लेके, इसमें एकदम डर लगा तो इसने सोचा साढ़े कामड़ी की पड़ेगी, बिल्कुल नीली लाल जी है, तो इसने सोचा कि कूद पड़ो इस मकान से। तो ये मकान पर 50 किलोग्राम का संदूक चुरा के लाया था, पीछे से साहूकार पड़ गया कामड़ी लेके, तो एकदम इसको डर लगा और मकान की छत से कूद पड़ा। तो बताओ कूदते समय इस चोर को संदूक का कितना भार महसूस होगा? तो राइट आंसर आएगा संदूक का 0 भार महसूस होगा, क्योंकि कूदते समय चोर बताओ कौन सी स्थिति में होता है? भारहीनता की स्थिति में। हाँ, कूदने के बाद में जैसे पड़ेगा ना यहां पर, तो पड़ेगा तो एकदम होगी क्रिया, और क्रिया की होगी ले प्रतिक्रिया, यहां इसका कीचड़ा निकलेगा। लेकिन कूदते समय इस पर कोई प्रतिक्रिया बल नहीं होता जब तक कि वो कूद रहा है, अर्थात हवा में है, और जब तक प्रतिक्रिया बल नहीं है तब तक इसको बिल्कुल भी भार महसूस नहीं होगा संदूक का। तो यहां पर एक क्वेश्चन भी आता है ये कि एक चोर 50 किलोग्राम के संदूक को लेकर यदि किसी छत से कूदता है तो कूदते समय उसको संदूक का भार महसूस होगा। 50 किलोग्राम के भार से ज्यादा, 50 किलोग्राम के भार से कम, शून्य। तो राइट आंसर आएगा इसको भार महसूस नहीं होगा। तो याद रखना बच्चे लालो, यदि प्रतिक्रिया बल शून्य है तो अभी भारहीनता होती है। एग्जाम्पल में बता रहा हूं, स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु के स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई लिफ्ट, एग्जाम्पल है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई लिफ्ट। यदि कोई लिफ्ट के अंदर अपन बैठे हैं, अब लिफ्ट में आपने देखा होगा डोरी होती है, लिफ्ट के अंदर दो डोरी होती है, धातुओं की डोरियां लगी रहती है। यदि ये टूट जाए, वैसे तो डोरी चलती रहती है, डोरी से लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है, डोरी बंधी रहती है, लेकिन डोरी टूट जाए, अब डोरी को, अब बताओ लिफ्ट को कोई रोकने वाला है क्या? लिफ्ट को कोई रोकने वाला है क्या? लिफ्ट को कोई रोकने वाला नहीं है, तो लिफ्ट स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है। तो ऐसी स्थिति में लिफ्ट में जो भी व्यक्ति होंगे ये सब के सब भारहीनता स्थिति में आ जाएंगे। कौन सी स्थिति में? भारहीनता, इनको अपना भार महसूस ही नहीं होगा। तो स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई लिफ्ट के अंदर भारहीनता महसूस होती है। और मैं बताऊं आपको, आप कभी देखना जब एकदम महसूस कर सकते हैं थोड़ा सा भार, अपन चूंकि आप ऊंचाई से नहीं कूद रहे, कोई लिफ्ट की डोरी नहीं टूट रही, तो अब आप कहोगे गुरुजी भारहीनता अब कैसे महसूस करें? इसके लिए या तो ऊंचाई से कूदो, या फिर कोई लिफ्ट है उसकी डोरी टूट जाए, तो ये सभी घातक ही घातक है। तो अपन और भारहीनता महसूस आपने हल्की फुल्की करी होगी, उसके उदाहरण बता रहा हूं। जब कोई वायुयान एरोप्लेन जब ऊपर से नीचे लैंड होता है, तो एकदम जब लैंड आता है ना, तो एक तरह से वो पूरा स्वतंत्रतापूर्वक तो नहीं कर रहा, लेकिन लैंड होता है, तब आप देखना आपको अपना भार जो है वो हल्का सा महसूस होगा। या आपने देखा होगा कभी चक्री झूला जो होता है, चक्री झूला होता है ना, इसमें स्टैंड से लगे रहते हैं ऐसे, ये चक्री झूला होता है, इसमें ये लगे रहते हैं, ऐसे लटके रहते हैं, इनमें बैठ रहते हैं, दो का कपल जोड़े वो बैठ रहते हैं। तो जब वो झूला जो घूमता हुआ नीचे आता है ना, जो गया फिर यूं आता है, फिर हो गया, जब वो ऊपर से यूं आता है, तो आप देखना अपने शरीर का भार बिल्कुल हल्का महसूस होगा। वो बिल्कुल भारहीनता तो नहीं होती क्योंकि झूला को वो झूला ही टूट जाए, जिसमें बैठे वो ही टूट जाए, वो गिरे, फिर टूट के ही होगी रो, जब तो बिल्कुल ही भारहीनता महसूस करोगे। लेकिन एक बार जब ऊपर से नीचे आता है तो हल्की सी भारहीनता महसूस कर सकते हैं। तो धरती पर भारहीनता अपन महसूस कर सकते हैं जब कोई एरोप्लेन ऊपर से नीचे आता है, तो कुछ हद तक हमको भार जो है वो कम महसूस होता है, भारहीनता तो नहीं लेकिन भार कम महसूस होता है। ऐसे के ऐसे ही जब कोई झूले में ऊपर से नीचे आता है तो भी हमको हल्का सा हमारा भार कम महसूस होता है। 100% भारहीनता तो महसूस नहीं होती क्योंकि अपन नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन यदि 100% भारहीनता महसूस करनी है, इसका मतलब तो हमको स्वतंत्रतापूर्वक गिरना पड़ेगा और प्रतिक्रिया बल होना ही नहीं चाहिए। तो ये आपको मैंने बताया, प्रतिक्रिया बल नहीं होने पर भी भारहीनता होती है। और तीसरी स्थिति भारहीनता की और है, जिसको मैं यहां कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए मैं यहां पर मिटा रहा हूं। और तीसरी स्थिति, ये पहली थी, ये सेकंड बताई थी जब प्रतिक्रिया बल नहीं है तब भारहीनता, और तीसरी स्थिति ये वाली जो मैं यहां पर बता रहा हूं कि तीसरी स्थिति क्या है। देखो, ये धरती है, पृथ्वी है, और ये है चंद्रमा। धरती से जब दूर जाते हैं तो भार घटता है, क्यों? जी घटता है। मैं धरती से दूर जा रहा हूं, ऊंचाई पे जा रहा हूं, तो जी का मान घटेगा तो भार भी घटेगा। लेकिन मैं जैसे जैसे दूर जाता जाऊंगा, एक जगह ऐसी आएगी, तो अब मैं धरती से तो दूर जा रहा हूं, लेकिन किसके पास जा रहा हूं? मैं चंद्रमा के पास जा रहा हूं। और एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर मैं यदि पहुंच जाता हूं, तो वहां पर जितने बल से मुझको धरती अपनी ओर खींच रही है, उतने बल से फिर चंद्रमा खींच रहा है। तो बताओ, जितना मुझको कोई इधर से खींचे उतना इधर से खींचे, 5 न्यूटन से ही और 5 न्यूटन से ही, तो बताओ मुझ पर नेट बल कितना लगेगा?
जीरो, क्यों बल सदिश राशि है, 5 - 5 बराबर जीरो। तो यदि मैं चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, धरती के बीच में ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहां पर दोनों का खिंचाव बराबर हो, जितने से मुझको जितने बल से धरती खींचे उतने बल से कौन खींचे, चंद्रमा खींचे। तो बताओ ऐसी स्थिति में मुझ पर नेट जो बल होगा वो शून्य होगा, और परिणामी गुरुत्वाकर्षण बल यहां पर क्या होगा बच्चे लालो, शून्य। और ऐसे बिंदुओं को शून्य बिंदु कहते हैं। तो जहां पर शून्य बिंदु होते हैं, शून्य बिंदु जहां पर होते हैं वहां पर भी क्या होती है, भारीनता। तो याद रखना, शून्य बिंदु क्या होते हैं, जहां पर दो ग्रहों का परिणामी बल एक दूसरे के बराबर विपरीत है तो वस्तु पर नेट परिणामी बल शून्य हो जाता है। ऐसे बिंदुओं को शून्य बिंदु बोलते हैं, और वहां पर नेट बल का मान जीरो होने के कारण बताओ कैसी स्थिति आती है, भारीनता की स्थिति आती है। तो याद हो गया होगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है, चीजें बिल्कुल सरल है। एक बार चीजों को ध्यान दें, जैसे द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, द्रव्यमान m, भार w बराबर mg। भारीनता क्या होती है कि भार का मान जीरो। भारीनता तीन तरह से होती है, या तो g बराबर जीरो हो जाए, या g जीरो नहीं हो तो प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाता है, या जहां पर शून्य बिंदु क्षेत्र होते हैं वहां पर भारीनता होती है। अब ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो दैनिक जीवन के अंदर भारीनता से जुड़ी हुई है। मैंने आपको लगातार पिछले वीडियोज के अंदर भी कहा था कि आप टेलीग्राम से जुड़िएगा, बहुत सारे बच्चे उससे कनेक्ट हुए हैं। मैं टेलीग्राम से जुड़ने का आपको ये फायदा होगा, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम पर जो है, साइंस फर्स्ट के नाम से हूं मैं टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर आप साइंस फर्स्ट के नाम से सर्च करिएगा, और सर्च करके उसको ज्वाइन करिएगा। तो जो भी चीजें मुझको एक्स्ट्रा का मतलब कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, मुझको कोई ऐसी चीजें जो आपको लिख के देनी होती है कि आपको ये भी आनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको वहां पर देने का प्रयास वहां पर लगातार मैं आपको दूंगा। तो उससे क्या है कि आप उससे कनेक्ट रहोगे। वीडियो के माध्यम से हम चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। इनके लिए भी मैंने आपको कही थी कॉपी बना लीजिएगा, कॉपी आपने बना ली होगी, कॉपी में इन चीजों को राइट डाउन कर रहे होंगे। चीज को एक जगह से नियंत्रित होकर पढ़ाई करें। ये नहीं है कि अपन 50, क्योंकि इतने सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अब बच्चा भ्रमित होता है किससे पढ़े क्या पढ़े। बिल्कुल लाइन लेंथ पर अपन क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, हर चीज का अपन को जवाब, और बहुत ही एक ट्रांसपेरेंसी से यदि अपन पढ़ते चले और उसमें भी पूरा इतना पढ़ ले उसके बाद में कुछ नहीं बचे, मैं कहता हूं कि आपको निश्चित तौर पर उन्हीं चीजों से जुड़ना चाहिए। इसलिए आप उससे भी जुड़िएगा जहां पर मैं आपको बहुत सारी चीज उसके अंदर अवेलेबल कराऊंगा। तो आपको कहीं पर भी किसी भी जगह पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरह से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, और इतनी मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूं, तो आपको भी इस मेहनत का जो रिजल्ट है वो एज ए आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसमें एक बेहतर सफलता के रूप में मुझको आप दीजिएगा कि गुरुजी आपने मेहनत करी, तो ये इस मेहनत का आपको हम एक तरह से पुरस्कार दे रहे हैं, एक तरह से गिफ्ट दे रहे हैं। और यही एक टीचर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है कि उसके बच्चे इस दुनिया के अंदर अपनी सफलताओं की सीमाओं को जो बंधी हुई है उनको भी क्रॉस करके बहुत अधिक ऊंचे आयामों पर पहुंच जाए। तो मैं भी यही चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जब हजारों बच्चे पदस्थापित है तो उसी कड़ी के अंदर आप भी यहां पर उन्हीं बच्चों की श्रेणी के अंदर आए। अच्छा, अब यहां पर बात आती है कि जो भारीनता होती है, ये भारीनता जो है इसकी कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं, भारीनता की ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो भारीनता की स्थिति में देखने को मिलती है। तो जरा देखिएगा, भारीनता का मतलब जहां भार नहीं है। अभी अपन धरती पर क्यों टिके रहे, कोई कहता है ना ये धरती पर क्यों भार बढ़ के खड़ा है, क्यों भार, कई बार लड़ाई हो जाती है, कोई आदमी गंदा होता है ये तो धरती पर भार है भाई, अपन कह भी देते हैं धरती पर भार बना हुआ है, भगवान इसको उठा क्यों नहीं लेता। तो भार इसलिए बना हुआ है क्योंकि धरती ने खींच रखा है, तुम तो धरती से छुड़ा दो तो भाग जाएगा, उठ जाएगा अपने आप ही। तो कोई भी चीज इस धरती पर क्यों टिकी हुई है, अपन धरती पर क्यों टिके हुए हैं, ये वस्तुएं धरती पर क्यों टिकी हुई है, बोर्ड धरती पर क्यों टिका हुआ है, क्योंकि इनमें सब में क्या है, भार है, धरती ने इनको अपनी ओर खींच रखा है। लेकिन सोचो जहां भारीनता होती है वहां पर क्या कोई ऐसे खींचने वाला है क्या, नहीं। भारीनता की प्रैक्टिकल स्थितियां जो आसानी से देखी गई है वो देखी गई कृत्रिम उपग्रह के अंदर, क्योंकि कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारीनता होती है तो वहां पर भारीनता की जहां स्थितियां हो जाती है, क्योंकि धरती पर भारीनता की स्थिति सामान्यतः महसूस करने में बड़ी दिक्कत आती है, या तो ऊंचाई से कूदो तो उसमें भारीनता महसूस कर सकते हो। तो धरती पर भारीनता जो है उसको महसूस करना बड़ा मुश्किल होता है, या कोई लिफ्ट की डोरी टूटे, अब ऐसी स्थितियां सब डेंजरस होती है, अपन नहीं चाहे कि अपन लिफ्ट में गति करें उसकी डोरी टूट जाए केवल भारीनता महसूस करने के लिए। तो भारीनता की जो स्थितियां देखी गई है और भारीनता में क्या क्या घटनाएं होती है, ये सब कुछ का जो बड़ा जो स्रोत देखा गया वो है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह में भारीनता होती है और कृत्रिम उपग्रह के अंदर कोई भी चीज टिक नहीं पाती।
भारहीनता में कोई भी चीज टिकती है भार के कारण, लेकिन भारहीनता में हर चीजें तैरने लगती है। तो भारहीनता की मैं घटनाएं बता रहा हूं। नंबर 1, वस्तुएं भारहीनता की स्थिति में तैरने लगती है, इधर से उधर, यो मैं भी यो हो जाऊंगा। और आपको अपने आप को स्थापित करने के लिए, रोकने के लिए कोई दृढ़ चीज, कृत्रिम उपग्रह में कोई दृढ़ चीज को पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कैसे तैरते रहोगे। आप यहीं टिकना चाहते हो तो यहां पर कोई खूंटा है आपके कृत्रिम उपग्रह के अंदर, जो कोई दृढ़ चीज है, वहां से कोई कड़ा है, उसको कड़े को पकड़ के आप रहोगे, तभी आप वहां पर टिक पाओगे, नहीं तो इधर से उधर भागे रहोगे। और आपको अपनी गति नियंत्रित करना मुश्किल होता है। तो अगली बात, गति नियंत्रित करना मुश्किल होता है। गति नियंत्रित करना, ये भारहीनता की घटनाएं बता रहा हूं, गति नियंत्रित करना मुश्किल होता है, गति नियंत्रित करना मुश्किल होता है। अगली बात, भारहीनता की घटनाएं। तो सभी जो है ये भारहीनता की घटनाएं हैं, यहां लिख देता हूं भारहीनता की घटनाएं। वस्तुएं भारहीनता की स्थिति में तैरने लगती है, गति नियंत्रित करना मुश्किल होता है। अगली बात, यदि वस्तुओं को उसी जगह पर रोकना है, नहीं तो वो इधर उधर भागेगी, उसी स्थान पर रोकना है, तो ऐसी स्थिति में उनको किसी दृढ़ आधार जो पहले से फिक्स है उसको पकड़ना पड़ेगा। तो वस्तुओं को एक जगह रोकने के लिए बांधना पड़ता है। उनको क्या करना पड़ता है? बांधना पड़ता है। अगली बात, भारहीनता की स्थिति में ऊपर नीचे की परिभाषा समाप्त हो जाती है। अपन ऊपर नीचे की परिभाषा का मतलब क्या है? अपन उछलते हैं, नीचे आ जाते हैं। भारहीनता में कोई उछल पुछल का कोई चक्कर नहीं है। ऊपर से अपन कोई चीज को ऊपर से डालते हैं, ये मार कर को डाला ऊपर से, बताओ कहां आया ये? नीचे। लेकिन भारहीनता में कोई भार ही नहीं होता, नीचे कहां से आएगा? मार कर कोई छोड़ूंगा तो मार कर यहीं रह जाएगा, तो ऊपर नीचे वाला मामला ही खत्म। आप भारहीनता की स्थिति में ऊपर नीचे का मामला ही खत्म हो जाता है। और ऊपर नीचे का मामला खत्म होने के कारण यहां पर ये शब्द आता है कि ऊपर नीचे की परिभाषा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अपन भारहीनता में यदि पानी का भरा हुआ गिलास है, उसको यूं डाल दूं, तो ऐसी स्थिति में पानी नीचे नहीं आएगा, वो गिलास की शेप के अंदर ही वहीं पर इधर से उधर ही तैरने लगेगा, बहेगा तो नहीं, पृष्ठ तनाव के कारण, लेकिन तैरने लगेगा। तो अगली बात, भारहीनता की स्थिति में पानी जो भी पात्र है उसके आकार में तैरने लगता है। पानी तैरने लगता है, लेकिन पृष्ठ तनाव के कारण बहता नहीं है। पृष्ठ तनाव के कारण जो बहने का होता है ना, ऐसे आराम से हो, तो इधर से उधर तैरेगा तो सही उसी आकार में, लेकिन बहता नहीं। लेकिन पृष्ठ तनाव के कारण बहता नहीं है। अच्छा, और बात क्या है? और भारहीनता की स्थितियां क्या होती है? भारहीनता की स्थिति में हम जो है खाना जो है उसको आसानी से नहीं खा सकते। कृत्रिम उपग्रह के अंदर अंतरिक्ष यात्री खाना आसानी से नहीं खा सकते, क्योंकि पानी को गिलास में डालेंगे वो नीचे नहीं आएगा, रोटी को रखेंगे रोटी पर प्लेट पर ढंग से नहीं आएगी, तो खाना को ढंग से नहीं खाएंगे, रोटियां जो तैरने लगती है, तो बड़ी दिक्कत है। तो भारहीनता की स्थिति में, अगली बात, भारहीनता की स्थिति में, मैं थोड़ा नीले से लिख रहा हूं, भारहीनता की स्थिति में खाना और पीना मुश्किल हो जाता है। खाना पीना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो खाना पीना मुश्किल हो जाए भारहीनता की स्थिति में। भारहीनता की स्थिति में एक बार बच्चे ने क्या पूछा कि गुरुजी, यदि भारहीनता की स्थिति में यदि हम लघु शौच या दीर्घ शौच कर दें तो क्या हो? तो कर तो दोगे, वो तो मांसपेशियां शरीर की चीज तो निकाल देगी बाहर, लेकिन उसके बाद में जो भी चीज निकलेगी ना, वो तैरती रहेगी इधर से उधर नीचे नहीं आएगी वो। तो भारहीनता की स्थिति में ये भी बड़ी विचित्र है कि लघु शौच दीर्घ शौच यदि कोई कर देता है, लघु शौच दीर्घ शौच यदि कोई कर देता है, लघु शंका दीर्घ शंका जिसको बोलते हैं, अब पूरा बोलने की जरूरत नहीं, इतना समझ जाया करो कि लघु शंका दीर्घ शंका। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो भी चीज शरीर से बाहर निकलती है ना, तो तैरने लग जाती है। निकल तो ये है कि अपने मांसपेशियों के संकुचन से, लेकिन वो तैरने वहां पर लगती है। तो ये भी आपको एक बच्चे ने पूछ लिया, ख्याल है बच्चों की कई प्रकार के ऐसे सवाल भी चलते हैं मन के अंदर, और इसलिए ये सवाल भी यहाँ पर बात दिमाग में आई। अच्छा, अब और बात कौन कौन सी होती है भारहीनता की? तो भारहीनता में ऐसी और कौन कौन सी घटनाएं हैं जो हमको देखने को मिलती है? यदि भारहीनता की स्थिति में ये कोई टेबल यदि आप जैसे कहीं पर बैठे हो भारहीनता में, और भारहीनता में आपके नीचे से कुर्सी खिसका ले,
तो अभी आप गिरोगे नहीं। क्यों नहीं गिरोगे? क्योंकि आप में क्या नहीं है? भार। और अभी आप बैठे और आपकी जो कुर्सी को नीचे खींच लेना। कई बार आपने देखा तमाशे करने के लिए कोई कुर्सी पर आता है बेचारा बैठने के लिए, और यो जाके यो बैठता है, यहाँ पे कुर्सी लगी हुई, यो जाके बैठता है, और कोई पीछे खींच लेता है, पट बेचारा टप दे से नीचे गिरता है। लेकिन भारहीनता की स्थिति में ऐसे खींच लोगे ना तो वो गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति में क्या नहीं है? भार नहीं है। तो यहां पर अगली बात नंबर 6, तो यहां पर छठी बात मैं लिख रहा हूं नंबर 6। भारहीनता की स्थिति में, भारहीनता की स्थिति में टेबल पर रखी वस्तु, टेबल को हटाने पर भी तैरने लगती है। टेबल को हटाने पर भी नीचे नहीं गिरती, हटाने पर भी नीचे नहीं गिरती, नीचे नहीं आती। नीचे मतलब सतह पर, धरती पर, जमीन पर, उस पर नहीं आती। कृत्रिम उपग्रह है ना, उसकी सरफेस पर नहीं है, वहीं के वहीं तैरने लगती है। तो भारहीनता की स्थिति में टेबल पर रखी वस्तु टेबल को हटाने पर भी नीचे नहीं आती, वो तैरने लगती है। ये भी भारहीनता की स्थिति है। और बताओ मैं भारहीनता की स्थिति में यदि मैं आपको कृत्रिम उपग्रह में अपन ले जाए, क्योंकि कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता की स्थिति है, और मैं यदि आपके सिर पर यदि 2 बोरी गेहूं की रख दूं ना, 2 बोरी आपके सिर पर, तो आप कहोगे गुरुजी 1 बोरी और रख दो बस। क्यों? क्योंकि इन बोरियों में वजन ही नहीं है, भार ही नहीं है इनमें। तो आप कहोगे गुरुजी 1 और रख दो। ये पहले से 2 रखी है तो 1 और रख दो, चाहे 1 क्या मैं कहता हूं 10 रख देना वजन आपके ऊपर, पूरी बोरियों की बोरी रख देना टाट पे, तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोरियों के अंदर क्या नहीं है? भार। तो अगली बात यहां पर मैं लिख रहा हूं कि भारहीनता की स्थिति में भार महसूस ही नहीं होता। तो व्यक्ति को भारहीनता की स्थिति में व्यक्ति को सिर पर रखे वजन का भार महसूस नहीं होता। भार महसूस नहीं होता। ऐसे कैसे? यदि अपन हाथी जो है, हाथी को ले जाए कृत्रिम उपग्रह में, और हाथी को मैं यदि हल्की सी जेवड़ी से भी बांधू ना, हाथी को मैंने एक जेवड़ी से बांध दिया भारहीनता की स्थिति में, तो हाथी जो है ना वो जेवड़ी से भी बंधी है, जेवड़ी से लटका, और जेवड़ी जो है वो तनाव रहित है, क्योंकि हाथी में क्या नहीं है? हाथी में भार नहीं है, तो वो एक जेवड़ी से भी बंधा हुआ है। अन्यथा आप सोचो, हाथी को क्या कोई जेवड़ी से लटका सकता है क्या? धरती पर तो भार होता है, हाथी में बहुत तगड़ा भार है, क्योंकि इतना द्रव्यमान है, तो भार भी हाथी का बहुत ज्यादा आएगा। और धरती पर आप क्या ऐसे हाथी को कोई खूंटी से लटका सकते हो क्या? तुम तो कहो जेवड़े टूट जाइए, जेवड़ी की जगह जेवड़े टूट जाइए, जेवड़े से नहीं लटका सकते, हाथी तो भारी होता है। लेकिन भारहीनता में भारी से भारी वस्तु को भी लटका सकते हैं। डोरी क्या रहती है? तनाव रहित रहती है। तो यहां पर यह बात मैं लिखना चाहूंगा कि भारहीनता में डोरी जिससे कि कोई वस्तु बंधी हुई है, डोरी में तनाव नहीं होता है जब वस्तु उससे लटकी होती है, जब वस्तु उससे लटका देते हैं। और कौन कौन सी स्थिति है भारहीनता की, जरा देखिएगा कि भारहीनता में और कौन कौन सी स्थितियां होती है। तो देखो कितनी रोचक घटनाएं आ रही है भारहीनता की। मैंने आपको बताया था भारहीनता की स्थिति में चोर जो संदूक को लेकर कूदता है तो उसको अपने संदूक का भार महसूस नहीं होता, चोर को संदूक का भार महसूस नहीं होता। ये भी कहां पर होता है? भारहीनता की स्थिति में होता है। भारहीनता की स्थिति में जो कृत्रिम उपग्रह के अंदर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनका शरीर है वो लंबा हो जाता है। लंबा क्यों हो जाता है? क्योंकि आप सोचो अपना पूरे शरीर को नीचे किसी ने खींच रखा है, तो अपन यहीं तक ठिकने ही है। यदि अपन कोई खींचने वाला नहीं है तो ये शरीर की जो रीढ़ की हड्डी है, इसकी जो डिस्क है ना, यहां से शरीर अपनी जगह को छोड़ देगा, थोड़ा शरीर लंबा हो जाता है। तो ये भी एक बड़ी विचित्र बात है कि भारहीनता की अभी तो क्या है, शरीर लंबा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पूरा शरीर को खींच रखा है। तो आराम से रीढ़ की हड्डी है, उसके ऊपर का शरीर पूरा रीढ़ की हड्डी पर दबा हुआ है, आराम से उससे डिस्क पर ज्वाइंट हो रहा है। लेकिन भारहीनता की स्थिति में सब चीजें तैरने लगती है, कोई भार होता ही नहीं है, गुरुत्व तो वहां पर है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर शरीर क्या है कि रीढ़ की हड्डी जो पीछे है उसको छोड़ के ऊपर की तरफ खिसकने लगता है, तो शरीर लंबा हो जाता है। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं भारहीनता की स्थिति में शरीर लंबा हो जाता है। ये भी भारहीनता की स्थिति होती है। और बताओ भारहीनता की स्थिति में
हृदय जो होता है हार्ट, ये कमजोर हो जाता है भारहीनता की स्थिति में। यदि कृत्रिम उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक रहते हैं तो हार्ट ही कमजोर हो जाता है बेचारों की, दिक्कत है। क्योंकि आप सोचिएगा कि जो खून है अपना नीचे, खून जो अपना नीचे है वो किसके कारण जा रहा है? भार के कारण। अब वहां पर क्या है कि खून नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि खून जो है उसमें भार ही नहीं है, भारहीनता में भार ही नहीं है ना, तो खून नीचे नहीं जाएगा। अब नीचे नहीं जाएगा तो ये जो हृदय है उसको ऊपर खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कोई चीज नीचे जाएगी नहीं तो खींचने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो खून जो है उसको ऊपर खींचने के लिए पंप को ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा, सुस्त पड़ जाएगा ये, और सुस्त पड़ जाएगा तो धीरे धीरे ये हृदय जो है वो हो जाता है कमजोर। हृदय तो लगातार काम करता रहेगा तभी एक्टिव रहेगा, अन्यथा ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सुस्त पड़ जाए। तो ये भी बात है कि भारहीनता में हृदय जो है ये कमजोर हो जाता है। क्यों हो जाता है कमजोर? क्योंकि इसको नीचे से ऊपर खून को खींचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि खून जब नीचे जाने की स्थिति में नहीं पड़ेगा ज्यादा, उसको जोर ही नहीं आता है। अभी तो क्या है, पूरा खून जो भार के कारण नीचे है और आराम से काम ऊपर खींच रहा है, तो पंप कर रहा है, बढ़िया पंप का काम कर रहा है, तो एक्टिव है। वहां पर ये क्या है, सुस्त पुस्त पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये भी बड़ी दिक्कत आती है कि हृदय जो है कमजोर पड़ जाता है, ये भी भारहीनता की स्थिति है। और मैं बताऊं, यदि माचिस की तीली को ले जाए, भारहीनता की स्थिति बताता हूं मैं, कि यदि माचिस की तीली को जला के वहां पर भारहीनता में जलाए, तो माचिस की तीली का जो ऊपर का है ना टुप्पा सा, ये डोडी है ना, शीर्ष, ये जो जिसपे ऊपर लाल फास्फोरस दिया सलाई, तो ऊपर का ये टुपारा सा तो जल जाएगा। लेकिन ये जो तीली स्टिक है ना, ये नहीं जलेगी, क्योंकि संवहन धाराएं उत्पन्न नहीं होती। संवहन वाले टॉपिक बताया था। भारहीनता में सामान्य संवहन नहीं होता है, भारहीनता में तो जबरदस्ती संवहन होता है, प्रणोदित संवहन। तो अगली बात मैं यहां पर लिखना चाहूंगा कि भारहीनता में यदि माचिस की तीली को जलाया जाता है तो उसका शीर्ष जल जाता है। शीर्ष तो जल जाएगा, तो वहां से एकदम जला है तो वहां तो लाया लग जाएगी, तो उसका शीर्ष तो जल जाएगा, परंतु स्टिक जो है STIC के, स्टिक का मतलब नीचे की डंडी, नहीं जलेगी। क्योंकि संवहन धारा न बनने के कारण, क्योंकि संवहन धारा नहीं बनेगी और जिसके कारण ऑक्सीजन नीचे से ऊपर नहीं पहुंचेगी। तो जो जलाने के लिए ऑक्सीजन है ना, वो संवहन धारा कारण पहुंच ही नहीं पाएगी। तो क्योंकि संवहन धारा वहां पर नहीं बनेगी, तो यहां पर प्रणोदित संवहन भारहीनता में कौन सा संवहन होता है? प्रणोदित संवहन भारहीनता में, प्रणोदित संवहन काम में आता है। मैं यहां पर टिक कर देता हूं। तो कोई पूछे कि भारहीनता में संवहन में कौन सा संवहन काम में आता है, तो आप क्या बोलोगे? प्रणोदित संवहन। तो माचिस की तिल्ली का ऊपर का टुकड़ा तो जल जाएगा, लेकिन नीचे की स्टिक नहीं जलेगी, क्योंकि वहां पर संवहन धारा उत्पन्न नहीं होगी। और संवहन धारा क्या करती है? ऑक्सीजन को जलने के लिए वहां तक जो चल रही है वहां तक पहुंचेगी, तभी तो वो चीज जल्दी जल्दी आएगी नीचे। तो इस प्रकार की स्थिति वहां पर नहीं बनेगी। ये भी भारहीनता के अंदर घटना है। तो ये सब कुछ बच्चों आज अपने टॉपिक देखा भारहीनता, और भारहीनता के अंदर कौन कौन सी ऐसी घटनाएं होती है जिन घटनाओं को भारहीनता में देखा जाता है। अब यहां पर बात यह आती है गुरुजी कि आखिरकार इस पर सवाल कैसे आते हैं। तो यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन से आपको कनेक्ट कर रहा हूं, तो जरा देखिएगा। क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिम है, लेकिन इसको थोड़ा सा करें तो ये पहला क्वेश्चन, भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक क्या है? अब बताओ। यहां पर मैं चार ऑप्शन मैं यहां पर दे रहा हूं। भार का एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है किलोग्राम, तीसरा है किलोग्राम बटे मीटर स्क्वायर, चौथा मात्रक है किलोग्राम गुणा मीटर। तो भार का एसआई मात्रक क्या है? तो आप जानते हो भार क्या होता है? भार एक बल होता है, और बल है तो बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। तो राइट आंसर क्या आएगा? न्यूटन। क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आपका वजन 50 किलोग्राम है। आपका वजन 50 किलोग्राम है, तो भार क्या होगा? ये क्वेश्चन अगला है। आपका वजन 50 किलोग्राम है तो भार क्या होगा? अब यहां पर मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन 500 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन 500 न्यूटन,
तीसरा ऑप्शन 50 किलोग्रामी, चौथा ऑप्शन 50 न्यूटन। ये आपके हैं। तो बताओ आपका वजन 50 किलोग्राम, अब किलोग्राम है तो बताओ ये चीज क्या है, द्रव्यमान है, मतलब एम है, द्रव्यमान किसे लिखते हैं एम। और पूछा क्या है आपका भार, तो बताइए भार का सूत्र बोलो, W बराबर mg। पहचाना कैसे, मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल्स में किलोग्राम, ग्राम यदि है तो समझ लेना वो द्रव्यमान है, और न्यूटन डाइन है तो समझ लेना वो भार है। तो 50 किलोग्राम मतलब ये किलोग्राम आते ही द्रव्यमान है, और भार पूछा है तो भार का सूत्र W बराबर mg। बताओ m कितना, 50, g का मान 10, तो बताओ कितना आएगा 500, और भार है, भार के आगे क्या लगेगा न्यूटन, तो राइट आंसर आएगा 500 न्यूटन। कई तो इसको 500 किलोग्राम बोल देंगे, कोई 50 किलो ही बोल देंगे, मन में जो बोलेंगे, भार पूछा है तो 50 को अपन किससे गुना करना पड़ेगा, m को g से, m का मतलब 50, 50 गुना 10 बराबर 500 न्यूटन। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक डोरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक डोरी, ये कुछ मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आपके भार से संबंधित है। तो क्वेश्चन यहां पर ये है, एक डोरी में 5 किलो का द्रव्यमान लटका है। एक डोरी में 5 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका है। एक डोरी में 5 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका है, तो डोरी में तनाव क्या होगा, डोरी में तनाव क्या होगा, व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग, डोरी में तनाव क्या होगा। अब यहां पर मैं ऑप्शन लिख रहा हूं 50 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है 50 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 5 किलोग्राम, चौथा ऑप्शन है 5 न्यूटन। जरा समझिएगा क्या है। देखो 5 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका है डोरी से, तो मैं यहां पर आपको समझाने के लिए एक डोरी बना देता हूं, और ये मैंने बना दी एक डोरी, और डोरी के नीचे बताओ कितना द्रव्यमान लटका है, 5 किलोग्राम। ये किलोग्राम क्या होता है, द्रव्यमान, बोल भी रहा है द्रव्यमान, अंतर किलोग्राम से पता। तो बताइए डोरी पर नीचे भार कितना है, तो आप कहोगे गुरुजी भार का सूत्र क्या होता है, बोलो भार W बराबर mg। 5 गुणा 10, g का मान 10 मान ले, तो बताओ 50 न्यूटन। तो डोरी के नीचे बताओ कितना भार लटका है, 50 न्यूटन। 50 न्यूटन से डोरी खींची हुई है, और जितने से खींची हुई होती है, खिंचाव भी तो तनाव है, क्रिया की प्रतिक्रिया, जितना तूने मुझको खींचा उतना ही इसके अंदर तनाव होगा। तो बताओ डोरी में तनाव उतना ही होगा, क्रिया की प्रतिक्रिया। तो बताओ नीचे क्रियाबल कितना है, 50 न्यूटन। तो बताओ तनाव भी कितना हो गया, 50 न्यूटन। इसलिए सीधे याद रखें बच्चों, फिजिक्स में कभी भी तनाव यदि डोरी में कहे तो तनाव जो होता है वो डोरी पर लटका हुआ नीचे भार होता है, द्रव्यमान क्या होता है, भार। तो डोरी पर द्रव्यमान से क्या निकाला, भार, और डोरी पर जितना भार है वही डोरी में क्या है, तनाव, क्योंकि क्रिया बल के कारण ही तनाव अर्थात प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हुआ है 50 न्यूटन। एक लास्ट सवाल और देखिएगा, अंतिम सवाल यहां पर यह है कि एक व्यक्ति अपने मित्र को कुछ सोना, ये महत्वपूर्ण सवाल है, संभावित आ भी सकता है, क्वेश्चन मैं यहां पर लिखना चाहूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है, एक व्यक्ति अपने मित्र को कुछ सोना, एक व्यक्ति अपने मित्र को कुछ सोना ध्रुवों पर भेंट करता है, ध्रुवों पर भेंट करता है, भेंट का मतलब गिफ्ट देता है, भेंट करता है। तो मित्र है, दे दिया सोना, गिफ्ट कर दिया, अगले खुश रहे तू भी, क्या याद रखेगा है। तो एक व्यक्ति अपने मित्र को कुछ सोना ध्रुवों पर भेंट करता है, उसका मित्र भूमध्य रेखा पर आ जाता है, उसका मित्र भूमध्य रेखा पर आ जाता है, ध्रुवों पर भेंट करा, लेकिन उसका मित्र कहां जाता है, वहां से जाके भूमध्य रेखा पर आ जाता है। तो क्या उसका मित्र सोने के भार से संतुष्ट होगा, सोने के भार से संतुष्ट होगा, और यदि नहीं तो किससे संतुष्ट होगा, यदि नहीं तो किससे संतुष्ट होगा, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मैं एक बार वापस बोल रहा हूं आपको, यहां पर एक व्यक्ति अपने मित्र को कुछ सोना ध्रुवों पर भेंट करता है, और उसका मित्र भूमध्य रेखा पर आ जाता है, ध्रुवों पर सोना दिया, भूमध्य रेखा पर आ गया। तो क्या उसका मित्र सोने के भार से संतुष्ट होगा, यदि नहीं होगा तो किससे होगा। अब देखो यहां पर एक लाइन की बात, सवाल क्या है, सवाल यहां पर यह है, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है, बताओ पृथ्वी कैसी है। अब कोई बोलेंगे पृथ्वी गोल भी नहीं है, पृथ्वी अंडा भी नहीं है, पृथ्वी तो ध्रुवों पर से चपटी है, ऐसी है।
तो पृथ्वी जो है इस प्रकार की ध्रुवों पर से चपटी ऐसी है, थोड़ी सी दबी हुई हो, तो दबी हुई है। तो ये तो आप जानते हैं ध्रुव होते हैं एन और एस, और ये होती है भूमध्य रेखा। बताओ भूमध्य रेखा का दूसरा नाम क्या होता है? विषुवत रेखा। इक्वेटोरियल रेडियस तो अंग्रेजी में होता है विषुवत रेखा। अब बताओ जब यहां से यहां पर आएंगे, तो मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण वाले पार्ट में पढ़ाया था, जो गुरुत्वाकर्षण वाला जो वीडियो है, इसलिए प्रत्येक वीडियो को देखा करो, हर चीज समझने की। जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने देखा है, उनको पता होगा। जब यहां से यहां पर आते हैं तो पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ जाती है, यहां पृथ्वी की त्रिज्या कम, और पृथ्वी की त्रिज्या जो है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, पृथ्वी की त्रिज्या जी, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका सूत्र होता है जी बराबर GM बटे R स्क्वायर। मैंने याद भी करवाया था, जी को गम रही। तो पृथ्वी की त्रिज्या ज्यादा जहां पर है वहां गुरुत्वीय त्वरण कम होगा, और पृथ्वी की त्रिज्या जहां कम होती है वहां गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होगा। तो यहां पर याद रखें जी ज्यादा होता है ध्रुवों पर, और भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है? कम होता है। अब आपके समझ में आ गया कि यहां पर जी ज्यादा होगा ध्रुवों पर, और यहां पर कम होगा। तो एक व्यक्ति अपने मित्र को कुछ सोना यहां ध्रुवों पर देता है, और उसका मित्र भूमध्य रेखा पर आ जाता है। तो बताओ यहां से यहां पर आएगा तो जी बदल गया, क्योंकि यहां जी ज्यादा, यहां पर जी कम। और जब जी बदल जाएगा तो बताओ जी बदलते ही बताओ भार भी बदल जाएगा, क्योंकि भार का सूत्र बोलो W बराबर mg। तो बताओ जी बदलते ही भार बदल जाएगा। तो उसका मित्र जब उस सोने को लेकर यहां पर आएगा तो सोने का क्या बदल जाएगा? भार। तो ये पूछा क्या उसका मित्र सोने के भार से संतुष्ट होगा क्या? नहीं, सोने का जो भार यहां था वो नहीं होगा, यहां सोने का भार कुछ कम होगा। कम क्यों होगा सोने का भार? क्योंकि यहां पर जी बदल जाता है, तो सोने का भार कुछ कम हो जाएगा। फिर इसमें कह रहा है यदि संतुष्ट नहीं होगा तो किससे होगा? तो संतुष्ट किससे होगा? तो संतुष्ट होगा द्रव्यमान से, क्योंकि द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। 10 ग्राम सोना, यहां पे भी 10 ग्राम, ये 10 ग्राम सोना पूरी दुनिया में सब जगह 10 ग्राम होगा, तो ग्राम का होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा, लेकिन भार बदलता है, क्योंकि जी बदल गया, और यहां से यहां पर आने पर जी कम होगा, और जी कम होगा तो सोने का भार भी कम होगा। तो यहां से यहां पर आने पर भार सोने का घट जाएगा, इसलिए उसका मित्र सोने के भार से संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि सोने का भार तो घट जाएगा। लेकिन किससे संतुष्ट होगा? तो राइट आंसर आएगा द्रव्यमान से संतुष्ट होगा। तो यहां पर मैं राइट आंसर लिख रहा हूं, द्रव्यमान से संतुष्ट होगा। इससे संतुष्ट होगा द्रव्यमान से। क्या उसका मित्र सोने के भार संतुष्ट होगा क्या? तो इसका आंसर आएगा संतुष्ट नहीं होगा। तो संतुष्ट किससे होगा? द्रव्यमान से। तो ये बच्चों आज हमने टॉपिक पढ़ा है कि द्रव्यमान भार होता क्या है और भारहीनता क्या होती है। तो आपने इनको सभी को भली भांति समझ लिया होगा। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।